हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टू डू एप्लीकेशन की, जो कि हम रिएक्ट जेएस से बिल्ड करने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें देखी रिएक्ट जेएस के अंदर, और मैं पता नहीं कितनी बार मतलब ये वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब रिएक्ट के ऊपर कितनी बार वीडियो डालने वाला हूँ अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं बस आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके दिखाने वाला हूँ, मतलब मेरा ऐसा गोल है। ओके, और फ्लटर के ऊपर तो वीडियोस आने वाले हैं, बट यार उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल राइट, क्योंकि बहुत ही एक एक अलग ही वीडियो आने वाला है। सो बी मेक श्योर अबाउट इट। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टू डू फायरबेस। मैंने बेसिक ऐसा नाम रखा है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, एक ही पेज के अंदर क्लोज होने वाला ये प्रोजेक्ट है। हाँ यार, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये मेरी मेथडोलॉजी है, मैं थोड़ा सा अलग दिखाना चाहता था इस टुडे एप्लीकेशन को। और गारंटीडली बता रहा हूँ, किसी का भी कोड कॉपी नहीं किया गया है, ये मैंने खुद डेवलप किया है। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट प्रोजेक्ट है। इसे आप अगर समझ पा रहे हो, इसे अगर आप यूज़ करते हो, मतलब क्रिएट करते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आप फायरबेस से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि फायरबेस किस तरीके से काम करता है, और आप बहुत ही चीज़ें इसके अंदर बिल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, बट बी मेक श्योर अबाउट इट कि आप इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत चीज़ें अचीव कर पाओगे। अब जब तक ये लोड हो रहा है, हम सभी को पता है कि ऑब्वियसली हमें करना क्या पड़ता है, हमें फायरबेस के ऊपर जाना पड़ता है। मैं अपना दूसरा अकाउंट ले लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं फायरबेस के ऊपर। ओके, अगर आपको फायरबेस के बारे में पता नहीं तो इट्स डन। अभी देखो, मैंने टेस्टिंग के लिए ये ऑलरेडी बिल्ड करके रखा था, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू ऐप और कंटिन्यू कर देता हूँ। आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ऑन रखोगे ऑफ रखोगे कोई बात नहीं। सिलेक्ट अकाउंट करो, कोडर संकेत, और आप कोई भी अकाउंट आपका सिलेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट आपके ऊपर है, हमें बस कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए, एंड दैट्स वाई मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ कि जो मेरा पहला क्रोम है उसको बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तब तक यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो रहा है, और हमें सबसे पहले फायरबेस को ही सेटअप करना पड़ता है। थोड़ा वक्त जाता है, लेकिन हाँ, फायरबेस अच्छी तरीके से सेटअप कर लो, बिकॉज ये आपको बाद में एरर शो करेगा। गारंटीडली, खास करके 1 महीने के बाद। ओके, कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देते हैं, मजाक बहुत हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप फायरबेस के इस्तेमाल iOS में कर सकते हो, एंड्रॉयड में कर सकते हो, वेब में कर सकते हो। ऑब्वियसली यार, हम वेब ऐप बिल्ड कर रहे हैं, हमें वेब के अंदर इसको ट्राई करना है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, ये कंप्लीट आपके ऊपर है। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे टू डू लिख दूँ, फायरबेस होस्टिंग की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको होस्ट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो आप कर सकते हो। मे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज जो आपको बताते हैं कि होस्ट कैसे करना है। आप यहाँ पे अलाउ, इसके ऊपर बस क्लिक कर देना। ओके ओके गाइज, इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो एच डी के है ना, वो हमें चाहिए, लेकिन हाँ, ये हमें चाहिए अभी के लिए। लेकिन जब तक कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे, जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हमारी एक एप्लीकेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। और अगर मैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर आ जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाओगे। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वही कोड जो आपने देखा था वो यहाँ पर है। और हाँ यार, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल राइट, तो इस वाले कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है, बट जब तक कि हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है, दूसरी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। जस्ट लाइक हो, फायर बेस के ऊपर आते हैं, सॉरी फायर स्टोर के ऊपर आते हैं। ओके, ये जो आप फायर स्टोर देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके ऊपर आपको आना है। ठीक है, फायर स्टोर का आइकन थोड़ा सा अलग दिखता है एज़ कम्पेयर टू रियल टाइम डेटाबेस। फायर स्टोर डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे अनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ा था इन सभी को चीज़ों को समझने में, मेरा टाइम ज़्यादा गया, इसलिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ओके, थोड़ा सा इजी टेक्निक आप इस्तेमाल करो यार, भाई हो, बताना फ़र्ज़ है। राइट, ओके। तो मैं आपको ये मतलब छोटी छोटी टेस्ट करके वगैरह नहीं बताने वाला। आप सिंपली मैं आपको डायरेक्टली कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है, मतलब डेटा भेजना कैसे, डेटा दिखाना कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, ऑल राइट देन, ओके। कलेक्शन फील्ड वगैरह वगैरह ये तो आता रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी के लिए कोई कलेक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये एम्प्टी है। सबसे पहले आपको रूल्स के अंदर जाना है, ये चीज़ें आपको काफ़ी कम डेवलपर्स बताते हैं। और रूल्स के अंदर जाने के बाद आपको पहले रूल चेंज करना है। ये जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको हटा दो, और इफ़ की जगह इफ़ के बाद जो है आपको बस ट्रू कर दो, एंड पब्लिश कर दो। ठीक है, इससे प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा कि जब भी आप अपना डेटाबेस यूज़ करोगे 1 महीने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, तो अब हम इसका इस्तेमाल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, बिकॉज अब हमने ये कोड जो है चेंज कर दिया।
ओके गाइस, तो हमारा सब कुछ जो है कलेक्शन अभी आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम विच इज़ लाइक टू डूज, और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट की आईडी, ऑटो आईडी जनरेट कर लो, और फील्ड के अंदर जा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो टू डू इज इक्वल्स टू हेलो, एंड दूसरा जो है हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प। कुछ भी लिख सकते हो यार, वैसे कोई दिक्कत तो है ही नहीं। और यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प। ओके, टाइम स्टैम्प आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो। टाइम आपका ये वैसे भी 01। ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड। अभी देखो टाइम स्टैम्प के बारे में मुझे इतना ना कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद आपका डेटाबेस आपको दिख जाएगा इस तरीके से। ओके तो हमें अब इसके शो करना है, राइट। हमें इसे शो करना है, ऑल राइट। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, और तब तक आएगी इसकी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो, ओ सॉरी रेडी हो चुका होगा ऑब्वियसली। चलो, अब यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। कहाँ पे गया भाई, टू डू फायरबेस, राइट क्लिक एंड आई विल जस्ट ओपन विथ इन माई VS कोड। यू कैन ओपन इट इन योर पर्टिकुलर एडिटर। ओके, इट्स completely your choice. Open with code and I just completely just go for this way. Okay, सोर्स के अंदर आकर के app.js के अंदर आपको आना है। आपको ये चेक करना है कि आपका जो कोड है वो रन हो रहा है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप npm start के ऊपर आप npm start एक बार करके देखना, ठीक है। npm start जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कोड रन हो रहा है या नहीं। इसके साथ साथ हमें एक और फाइल यहाँ पे चाहिए, तो एक और फाइल कौन सी है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, firebase.utils.js, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमें जो डेटा जो है पास आउट करना है, राइट। अब इसे होने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना कि आपका जो फाइल ओके रन हो रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है। Ctrl+C दबाओ, क्लोज कर दो इसे। npm install firebase, ऑल राइट, एंड देन फायरबेस टूल्स। आई गेस कि ये दोनों ही है। ओके, फायरबेस एंड फायरबेस टूल आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। वैसे टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एज रेफरेंस के लिए मैंने इसको इंस्टॉल करना, मतलब आपको बताया कि इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आने वाली, ऑलराइट। इसका वर्जन एक बार चेक कर लेना, 8.6.2। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन काफ़ी टाइम मतलब कभी एरर्स ऐसे होते हैं कि आपको रिजॉल्व नहीं कर पाते हो आप लोग। ओके, तो एक बार वर्जन भी चेक कर लेना। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको वही कोड कॉपी करना जो आपने देखा था, ये वाला, तो इसको कॉपी कर लो। अब देखो आपको एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप एनालिटिक्स को भूल जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दो। अब ये कोड तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप फायरबेस को इंपोर्ट नहीं कर लेते, ठीक है। तो फायरबेस के ऊपर आते, ओके, इसे कट कर लो, कमेंट ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक फायरबेस को अभी तक यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, दैट्स वाई ये एरर दे रहा है, राइट। हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो फायरबेस एग्जैक्टली उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से आप इसे वर्क करना चाहते थे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ओके, ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई थिंक कि मुझे वीडियो को स्टॉप करना चाहिए। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें बस क्या करना है, इंपोर्ट फायरबेस करना है, ठीक है। इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, दैट्स इट। ओके, अब ये जो इनिशियलाइज ऐप है ना, इसको आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं फायरबेस ऐप इज इक्वल्स टू ये कोड। ओके, तो अब जो हमारा डेटा का कनेक्शन है वो फायरबेस ऐप के अंदर चला गया है। ओके, और इतना काफ़ी है। इसके बाद हम क्या करने वाले, अब हमें एक डेटाबेस का ओवरव्यू चाहिए, मतलब कि अभी हमें डेटाबेस को तो भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब देखो, हम डेटा भेज रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, डेटा अपडेट कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यार डेटाबेस के बीच में तो कनेक्शन होना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट DB, यहाँ पे इज इक्वल्स टू फायरबेस ऐप डॉट। अभी देखो डेटाबेस हमने कौन सा यूज़ किया है, हम रियल टाइम डेटाबेस का अगर इस्तेमाल करें तो हम सिंपली डेटाबेस लिख देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करें तो हमारे पास फायर स्टोर का एक फंक्शन है, एंड अभी हम हमारा जो डेटाबेस है उससे कनेक्टेड है। अब एक्सपोर्ट कर लो। अगर आपके पास एक मल्टीपल वेरिएबल्स है जिनको आपको भेजना है इधर से उधर, तो आप इस तरीके की चीज़ें हैंडल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे लिखो फायरबेस ऐप वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप भेज सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। या फिर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट DB भी कर सकता था, जिसकी मदद से हम DB को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन पार्ट की।
सबसे पहले हम डिज़ाइन पार्ट को टच करेंगे, उसके बाद हम बाकी की सारी चीज़ों के ऊपर मतलब एक ओवर में आपको दूंगा कि किस तरीके से डेटा को लेना है, किस तरीके से डेटा भेज सकते हैं। ओके, ऑलराउंडर चीज़। ओके, उससे पहले यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की मतलब मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला, आप चाहो तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर जा करके यहाँ पे मैं गया, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, जो CSS की जो लिंक है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आया, यहाँ पे पब्लिक के अंदर index.html के अंदर यहाँ पे इस लिंक के बाद यहाँ पे मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया। ओके, और हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो बेसिकली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, हाँ इतना ही था, ज़्यादा कुछ इसमें वो चीज़ें तो नहीं थी। ठीक है, app.js के अंदर आते हैं। अब देखो ऐप के अंदर जो हेडर वेडर है इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो लोगो वोगो है उस सबको भी डिलीट कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। IMR लिख दो, अगर गलती से हमारे पास हमें रिएक्ट की ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए मैं IMR लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे कार्ड यहाँ पे। ओके गाइस, सो अब हम कंपोनेंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन टैग क्रिएट करना है। ठीक है, विथ क्लास नेम ऑफ कार्ड। ओके, अब इसको बाय डिफ़ॉल्टली जो है हम बूटस्ट्रैप का कार्ड ही रखेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं H1 ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखेंगे टू डू लिस्ट। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, एक सर्च इनपुट एक्शन लेने वाले, राइट, मतलब सर्च इनपुट बार एंड देन बटन। ओके, तो सर्च इनपुट एंड बटन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट विथ टाइप ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम जो होगा वो होगा फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल सा एक बटन लेना है। ओके, अब बटन लेने के बाद यहाँ पे टाइप, ऑब्वियसली हम फॉर्म इनपुट ले रहे हैं एट दैट्स टाइम, मैं यहाँ पे सबमिट ले रहा हूँ। ओके, और इसके बाद क्लास नेम जो है, बिकॉज हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करें BTN, और यहाँ पे लिखेंगे BTN ओके प्राइमरी। ओके, BTN प्राइमरी, एंड देन इसको हम ऑन क्लिक जो भी फंक्शनलिटी है वो थोड़ी बाद में देंगे, पहले इसको डिज़ाइन करना सीख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ओ सॉरी यहाँ पे बटन के अंदर जो है हमें एक टेक्स्ट भी पास आउट करना पड़ेगा, राइट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू डू। ऑलराइट, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे देखो app.css के अंदर आते हैं। यहाँ पे ये जो कोड है वो वैसा का वैसा ही रहने दो, हम ज़्यादा कुछ इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, खाली हम कार्ड को डिज़ाइन करने वाले हैं। सो कार्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डॉट कार्ड। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ होगी वो पूरे पेज के अंदर 60% होने वाली है, सो 60%। ऑलराइट, और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो पैडिंग होगी, ठीक है, तो इसकी जो पैडिंग होगी वो होगी लेट्स से 20 पिक्सल्स। ओके, सो मतलब सभी तरीके से 20 पिक्सल पैडिंग होगी इसके लिए, और एज अ सेम मार्जिन मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ही दूंगा। ओके, अब सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और app.js के अंदर मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, npm सॉरी स्टार्ट। ओके, तो npm स्टार्ट करने के बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और ये रन हो जाएगा। ओके, वेट कर लेते तब तक। अभी हमने क्या किया, हमने बस एक छोटा सा कार्ड बिल्ड किया जिसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, टू डू लिस्ट को ले रहे हैं। ओके, अब ये जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है, सारी चीज़ें हम जो करने वाले हैं, उससे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिख रहा है। ओके, एंड यूज़र तक वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, इट्स मैटर एट ऑल, राइट। ओके, अब तक मैंने जितनी भी चीज़ आपको समझाई वो सारी आपको समझ में आ गई हुई, आई होप सो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं था और ना ही होगा, देख सकते हो। ओके, हाँ खुद ही देख लो कि यहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही लेवल यहाँ पे बन चुका है। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फॉर्म के अंदर आते हैं। ओह सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया कि ये जो है ना, ये इनपुट एंड बटन, ये आपको फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म विथ क्लास नेम विथ, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट ग्रुप। ठीक है, MB3 मार्जिन बॉटम 3। ऑलराइट, एंड देन इसको क्लोज एंड देन पेस्ट इट, सेव दिस, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, अब ये इतना बुरा नहीं लग रहा है, राइट, मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, बस इसको बीच में लेके आना है, राइट। ऑलराइट, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि app.css के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज हम उस चीज़ को सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट। सो आई गेस कि ऐप के अंदर, ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है हम लेंगे डॉट बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर क्या करने वाले,
आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल एक अलग ही लुक दे रहा है और ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। सो अगर मैं गया फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, राइट, सो गूगल फॉन्ट्स फॉन्ट्स ओके, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर मैं गया और पॉपिंस को आप सिलेक्ट कर लो, रोबोटो को सिलेक्ट कर लो, कोई भी आपको जो पसंद आता है वो चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार चेक करने के लिए क्या जाता है, राइट। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई नो मैं फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पटाया, ओके पटाया क्या नाम रखा है भाई, कतई जहर, राइट। ओके, फॉन्ट फैमिली इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली पटाए, sorry, it's not pataya, it's patai, right? Let me just check. It's pataya, right? I don't know why its naming is like this and it's like saying that patai, okay, पूरा का पूरा ही चेंज कर लेता हूँ, अपने बाप का क्या जाता है, राइट। सेव दिस, चेक इट। ओह ओके, तो अब ये चेंज नहीं हुआ, मे बी मुझसे कुछ गड़बड़ी हो चुकी होगी शायद से। इसको चेंज होना चाहिए था, राइट। ओके ओके, शायद इसके अंदर ऑलरेडी कोई फॉन्ट फैमिली हो यहाँ पे। ओह इट्स दिस, डिलीट इट, सेव दिस, ओके, लेट्स जस्ट चेक इट नाउ अगेन, द सेम मिस्टेक हियर। फिर भी नहीं हो रहा है, राइट। तो यार ये होना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, इसको जो है फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके अंदर। ओह नाउ इट्स वर्किंग और ये थोड़ा बेटर भी लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब ऐप के अंदर क्या कर लेते हैं, ऐप के अंदर थोड़ी सी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे एज अ कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम्स इज सेंटर और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। ओके देन बैक आते हैं, गुड, या दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है टू डू, और अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ, ओके, तो फॉर्म की तरफ से ये सब कुछ सेट हो चुका है। ओके तो डिज़ाइनिंग का पार्ट ऊपर का कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नीचे का पार्ट के ऊपर आना है, ठीक है। नीचे का पार्ट बेसिकली क्या है ना कि हमें जो है एक टेबल रेंडर करना है। तो यहाँ पे मैं जो है डिवीजन टैग जहाँ पे हमारा कार्ड क्लोज हुआ था उसके नीचे आता हूँ, ठीक है। कार्ड जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके नीचे आता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है दूसरा कार्ड। अब दूसरा कार्ड किस लिए, बिकॉज हम वही चीज़ सेम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, सो दैट्स वाई। कार्ड के अंदर अब हम टेबल रेंडर करने वाले हैं, कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली टेबल रेंडर करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का टेबल ले रहा हूँ, क्लास नेम इज ऑब्वियसली यार टेबल। ओके अब यहाँ पे जो टेबल आएगा, ओके, टेबल के साथ क्या क्या आता है, टेबल का हेडिंग आता है, उसके बाद उसकी बॉडी आती है, राइट। तो सबसे पहले टेबल हेड, और टेबल हेड के अंदर लिखेंगे TR, और इस TR के अंदर TH, बिकॉज हम हेडिंग ऑब्वियसली यार ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे स्कोप। अब स्कोप जो है वो होगा कॉलम कॉल, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके आईडी को प्रिंट करेंगे जो कि हमें फायरबेस से मिलने वाली है। ओके अब हम खुद आईडी को जनरेट नहीं करने वाले, हम फायरबेस से वो आईडी ग्रैब करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पे TH के अंदर फिर से स्कोप, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इसको जो है 4 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर लो, ये आपके लिए खुद ही बेहतरीन रहेगा। ओके 4 टाइम्स, ओके नॉट दैट टू मच। आईडी की जगह पे आप बस टू डू लिख दो। टू डू के बाद जो है ये जो आईडी है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके सेव दिस फाइल, और ये जो है ये हेडिंग टैग बन चुका है। ओके अब यहाँ पे टेबल हेडिंग होने के बाद टेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी, ठीक है। अब टेबल बॉडी के अंदर क्या है कि ऑब्वियसली यार हमें कुछ प्रिंट करना है, राइट। अब फॉर द टेम्प्रेरी पर्पस, क्योंकि हमने अभी तक फायरबेस को यहाँ पे ऐड नहीं किया, किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी हमने अभी तक यहाँ पे जनरेट नहीं की है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि बेसिक एक ओवरव्यू, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं टेबल की रो, ठीक है। टेबल की रो, टेबल रो के अंदर TH, इस TH के अंदर सबसे पहले मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जस्ट लाइक 1, क्योंकि वो एक आईडी है। ओके अभी तक हमने किसी भी तरीके से इसको जनरेट नहीं किया एंड दैट्स वाई अब हमें TH कितनी बार लेना पड़ेगा, TH हमें लेना है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स।
तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे दूसरी जगह पे हमें टू डू लिस्ट पास आउट करनी है। सो हेलो एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ओके। तो अब ये जो टी एच जो है ना, उसके अंदर हमें अपडेट का बटन डालना है। क्या डालना है? अपडेट का बटन। तो अपडेट का बटन डालने के लिए यहाँ पे मैं ऑब्वियसली लूँगा एक बटन, ठीक है, और बटन विथ द क्लास नेम ऑफ, क्लास नेम आपको अब BTN सक्सेस लिखना है। ओके, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं राइट उसको। BTN यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस, तो हमें ग्रीन कलर का बटन देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, ठीक है, अपडेट। ऑलराइट, देन अब हम क्या करेंगे वाले कि इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे BTN डेंजर, और अब डेंजर के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, ठीक है। और BTN डेंजर के बाद सेव दिस, लेट्स मीट अप देयर। वो इट्स लुक्स कूल राइट, मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा अभी ये। ओके, तो हमारी टू डू लिस्ट बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी फंक्शनलिटी यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है राइट। अब हमें फंक्शनलिटी को डेवलप करना है, तो अब हम क्या करने वाले बेसिकली, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है हर बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, चलो। अब हमें फायरबेस के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज करनी। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें इनपुट लेना है, ठीक है। मतलब क्या करना है कि यहाँ से जो इनपुट आ रहा है उसको पहले फायरबेस के ऊपर भेजना है। तो भेजने का काम तो हमें करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भेजने का काम करने के लिए हम वेरिएबल्स को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा इनपुट। आपने हुक्स के बारे में नहीं सुना होगा। हुक्स एक बेसिकली किस तरीके से काम करता है, जब आप मल्टीपल चीज़ों को पास आउट करने की बात कर ले, तो मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर लेते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइक अगर आप स्टेट लिखोगे तो स्टेट के अंदर आप कुछ इस तरीके से चीज़ें पास आउट कर सकते हो, अगर वो फंक्शन जो है वो क्लास होगा तो। ओके, लेकिन हमें स्टेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हुक्स होते हैं रिएक्ट की तरफ से आने वाले। तो कॉन्स्टेंट की तरफ से आप कुछ इस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं, इनपुट, और यहाँ पे लिखो सेट इनपुट। ओके, ऑल राइट, देन अब सेट इनपुट लिखने के बाद इज इक्वल्स टू यहाँ पे करना है आपको यूज स्टेट। अब यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट आपको रिएक्ट से मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद इसको एम्प्टी करना है, मतलब यूज स्टेट। अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है ना, ये पर्टिकुलर एम्प्टी स्ट्रिंग कह लो, ये वैल्यू इन दोनों के लिए सेट हो चुकी है। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ से जो भी इनपुट आ रहा है उसको यहाँ पे भेजना है इस इनपुट के अंदर। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनपुट के अंदर, मतलब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है इसके अंदर क्या करेंगे, ऑन चेंज प्रॉपर्टी का ऐड करेंगे। ओके, ऑन चेंज प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन ऑन चेंज प्रॉपर्टी। ऑन चेंज प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना है, इवेंट लेना है, और ये जो वैल्यू होती है ना वो कहाँ पे होती है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हमें सेट इनपुट के अंदर भेजना है। तो सेट इनपुट या फिर इनपुट किसी भी कह लो, हमें इनपुट के अंदर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, सेट इनपुट। अब यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, मतलब इनपुट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, तो वो जाएगी यहाँ पे सेट इनपुट के अंदर। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैल्यू की, तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी लिख दूँ, मतलब बिल्कुल स्ट्रिंग कुछ भी नहीं, तो देखोगे आप अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूँ ये टाइप नहीं होगा। लेकिन अगर अब मुझे इस वैल्यू को भी चेंज करना है राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू सेट इनपुट की तरह सेट करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ पे हम इसके अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पे भेज रहे हैं राइट, अब ये जो भेजने वाली वैल्यू है उसको हमें फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सेट इनपुट की जगह पे मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा। वाई मैं इनपुट डाल रहा हूँ, बिकॉज देखो सेट इनपुट जैसे अपडेट होगा, ऑब्वियसली यार यूज स्टेट के अंदर हमने दोनों की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट किया, तो जैसे ही सेट इनपुट अपडेट होगा इनपुट भी अपडेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे लेट सी, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो है ये अपडेट हो चुका है। मतलब जैसे मैं सेट इनपुट को वैल्यू देता हूँ तो इनपुट की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और वैल्यू जो है हमें शो होती है, ठीक है। ओके, अब ये तो बन गया, लेकिन वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये जो सबमिट बटन है इसके ऊपर कुछ एक्शंस तो परफॉर्म होने चाहिए राइट। तो एक्शन को परफॉर्म होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जैसे कोई प्रेस करता है तो हमें वो डेटा भेजना है, ठीक है। तो डेटा भेजना है वो तो ठीक है भाई, लेकिन किस तरीके से, कि क्योंकि हमने अभी तक फायरबेस को तो यार इंस्टॉल कर लिया, लेकिन हमने अभी तक फायरबेस के अंदर कुछ डेटा भेजा ही नहीं है।
तो अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, लेट्स से क्रिएटिंग, सॉरी कैप्स लॉक दब गया, क्रिएटिंग फंक्शन, फंक्शन फॉर सेंडिंग डेटा टू फायरबेस, ओके। अब यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड टू डू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट लेंगे, बिकॉज कि हम जब डेटा भेज रहे हैं ना, क्या होता है ना कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ओके, यहाँ पे लिखो संकेत या कुछ भी, देखो पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ध्यान से देखना, देखा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इवेंट लेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये एक फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो आपके जो चीज़ होती है ना उसको, फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें बस ऐड टू डू को रन करना है, तो ऐड टू डू, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी मैं हेलो या फिर हैंडल, अब कुछ भी टाइप कर लो, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए जो है ना कुछ नहीं हो रहा, राइट, मतलब पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी यहाँ पे डेवलप नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, सेट इनपुट और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब देखना आप, ठीक है, ऐड टू डू कर दूंगा, गायब हो रहा है, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट इवेंट हैंडलर, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके। तो ये पेज को रिफ्रेश नहीं करता, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके ओके। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें डेटा कब मिलेगा, मतलब ये जो डेटा है सेट इनपुट वाला वो हमें मिल रहा है, राइट। तो मतलब हमें क्या करना है, अब ये जो डेटा, ये जो इनपुट या फिर सेट इनपुट है, जो भी है, ठीक है, इनपुट, अब ये जो इनपुट हमें डेटा मिल रहा है, अब उसको हमें कहाँ पे भेजना है, उसको हमें फायरबेस के ऊपर भेजना है, राइट। अब फायरबेस के ऊपर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन यहाँ पे बिल्ड किया था, राइट, डीबी वाला, राइट, और जो कि फायर स्टोर से सीधा कनेक्टेड है, तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, डीबी डॉट, यहाँ पे डीबी डॉट लेने के बाद डीबी के इंपोर्ट करना है आपको यहाँ पे, टेक्स्ट एडिटर होगा तो ये आपको बहुत ही फास्टली चेंजेस करके देगा। कलेक्शन, अब कलेक्शन के अंदर तो हमने कलेक्शन कोई भी बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, हम टू डूज लिखेंगे। टू डूज क्यों लिखेंगे, जब भी आप फायरबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, अगर आपके पास वो डेटा पहले से मौजूद नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देता है, ठीक है। डॉट ऐड, क्योंकि हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम किस तरीके का डेटा ऐड कर रहे हैं, पहली चीज़ हम यहाँ पे टू डू लिखेंगे, टू डू लिखने के बाद हमें जो इनपुट वैल्यू है, सॉरी इनपुट वैल्यू है उसको देंगे, दूसरी उसका टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्यों दे रहा है, टाइम स्टैम्प मतलब हमने कब इसको ऐड किया था, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प लिखेंगे, और टाइम स्टैम्प के अंदर लिखेंगे फायरबेस। फायरबेस हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, मतलब वैल्यू मतलब क्या है कि डेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फायर स्टोर, ओके सॉरी, फायरबेस मैंने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया शायद फायरबेस, तो मुझे फायरबेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये एरर दे देता है, तो क्या, ठीक है, तो आपको फायरबेस, सॉरी अबाउट दिस, फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ओके। तो अब यहाँ पे देखो फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू और डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, ओके। तो ये आपको एक परफेक्ट डेट विथ उस टाइमिंग दे देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे दिखा देता हूँ, डीबी कलेक्शन के अंदर, टू डूज के अंदर हमें एक डेटा को ऐड करना है, तो डेटा फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उस फॉर्मेट में होगा, उसका टू डू इनपुट होगा, ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब इसको सेव कर लेते हैं, और रन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फायरबेस ओपन करेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली डेटा भेज कैसे रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आपका डेटा पूरी तरीके से वहाँ पे भेज रहा है। तो मैं यहाँ पे टू डू ऐप को ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले फायर स्टोर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। फायर स्टोर के अंदर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ कि कोई भी डेटाबेस, हाँ अभी के लिए, ओके ओके देख सकते हो ये जो हेलो ऑटोमेटिकली आ चुका है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, सॉरी अबाउट डैट, ओके। तो टू डूज के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है और ये डेटा आ चुका है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ संकेत, इट्स संकेत एक्चुअली, एंटर, यहाँ पे जाऊँ, वो यू कैन सी दूसरा डेटा क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर टाइम स्टैम्प है। कमाल की बात है, राइट। तो ठीक है, इस तरीके से आप डेटा भेज सकते हो। खाली हमने 3 लाइन का कोड लिखा और हमारा डेटा जो है यहाँ से लेके वहाँ तक ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका। मतलब डेटा भेजने का काम तो वो यार बहुत कूल है, राइट। तो कूल काम है। अब ठीक है यार, डेटा तो हमने भेज दिया, लेकिन हम डेटा को रीड मतलब लेंगे कैसे भाई, डेटा लेना भी तो पड़ेगा। तो डेटा लेने के लिए
पहले देखो आप कि जो डेटा है वो मल्टीपल आईडीज़ के अंदर कंसिडर हो रहा है। तो मतलब जैसे हम डेटा भेज रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जैसे हम भेज रहे हैं, तो हमें डेटा रिटर्न में कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली यार, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जैसे भेज रहे जैसे रिटर्न रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा, राइट? तो रिटर्न मिलने के लिए इस ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हैंडल कर सकते हैं? तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए लिस्ट, राइट? तो लिस्ट चाहिए, इसका मतलब क्या है? हमें और एक वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट। यहाँ पे आप डेटा कुछ भी नाम दे सकते हो, कंप्लीट आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ अपना टू डूज, सेट टू डूज, ओके कूल, राइट? लेकिन अब हम जहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट, यूज स्टेट, वही हमें जो स्ट्रिंग है वो नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला, वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो अब हम लिस्ट लेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है? तो सेट टू डूज एंड टू डूज के लिए एक एम्प्टी लिस्ट हमने सेट कर दी। अब हमें क्या करना है? फंक्शन रिट्राइव डेटा फॉर डेटा फ्रॉम फायरबेस, ठीक है? तो डेटा लेना है और डेटा लेने के बाद हमें उसको शो करना है। तो डेटा पहले ले लेते हैं ना, डेटा लेने के बाद हम टू डूज के अंदर जो है उस डेटा को सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें ये जो फंक्शन चाहिए वो ऑटोमेटिकली रन चाहिए भाई, क्योंकि देखो कोई भी बटन क्लिक करने के बाद हमें उसको रन करेंगे, हम उसको रिट्राइव करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? वैसे कर सकते हैं लेकिन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूज़र नहीं चाहता कि वो बटन के दबाने के बाद सारा डेटा देखे, राइट? यूज़र चाहता है वो ऑटोमेटिकली उसको दिखाई दे। उस केस में आप यूज़ करोगे यूज़ इफेक्ट का। ये रिएक्ट हुक का एक कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको ले सकते हो। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी कंपोनेंट आता है उसको यूज़ करना मेरा काम है, राइट? वो किस तरीके से मतलब डेवलप हो चुका है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब देखने की मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो मेरा काम कर रहा है ना, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट मेरा काम कर रहा है, तो उसको यूज़ करो, दैट्स इट, ठीक है? तो अब डी बी डॉट कलेक्शन, फिर से हमें डी बी डॉट कलेक्शन के ऊपर जाना है, बिकॉज हमें अब डेटा लेना है। तो डेटा लेते वक्त हमें उसका कलेक्शन का आईडी चाहिए भाई। मतलब तुझे तेरे पास टू डूज मतलब एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए ना उस कलेक्शन का। तो टू डूज हमारे कलेक्शन का नाम है, डॉट। अब देखो यार, अब हमें क्या करना है, एक डेटा लेना है, लेकिन डेटा लेने के साथ हमें उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि अब सबसे लेटेस्ट वाला जो डेटा आता है वो सबसे ऊपर रहता है, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो आप टाइम स्टैम्प, तो ये वाला जो डेटा है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर टाइम स्टैम्प नहीं है और जो कि आपको एरर प्रोवाइड भी कर सकता है। सो डिलीट डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग डिलीट, ठीक है? तो अब हमारे पास एक डेटा है संकेत वाला जिसके अंदर टाइम स्टैम्प है। तो मुझे डेटा ऐसा चाहिए जो कि टाइम स्टैम्प के अंदर मतलब डिक्रीमेंट के हो। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय कहाँ से करेंगे हम? टाइम स्टैम्प से। टाइम स्टैम्प करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीमेंट, ठीक है? डिक्रीमेंट लिखने के बाद यहाँ पे ऑन स्नैपशॉट। ये ऑन स्नैपशॉट क्या करता है, बेसिकली आपका जो भी डेटा है उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है, पूरा डेटा नहीं लेता, उसका एक स्नैपशॉट कि भाई इसके अंदर कितना डेटा है, क्या है, वो सब कुछ। और स्नैपशॉट लेके एक पर्टिकुलर डेटा होता है ना, वो एज अ रेफरेंस, मतलब एक स्नैपशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, स्नैपशॉट। अब ये जो स्नैपशॉट जो आपके पास बन चुका है ना, वो ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि अब ये जो आपके पास आ चुका है वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, ठीक है? अब इस तरीके का फॉर्मेट होने के बाद हमें उस डेटा को स्विट टू डूज के अंदर सेट करना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्नैपशॉट, ठीक है? सेव दिस। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने इस फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट कर दूँ, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल के अंदर जाके आपको दिखाऊँ, वो यू कैन सी टी आ चुका है। टी के अंदर फायर स्टोर का एक डेटा आ चुका है। फायर स्टोर के अंदर डेलीगेट के अंदर शायद होगा वो, मतलब एक अलग ही तरीके का डेटा आ चुका है, ठीक है? अभी ये बहुत ही जिब्रिश है और ये हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, राइट? प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फॉर इच, देखो अलग ही तरीके का ऑब्जेक्ट है और जो कि हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है, राइट? तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे स्नैपशॉट के अंदर, यहाँ पे आई थिंक स्नैपशॉट डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस स्नैपशॉट को भूल जाओ, ठीक है? स्नैपशॉट के अंदर बहुत ही जिब्रिश डेटा है। अब हमें क्या करना है, सेट टू डूज का इस्तेमाल करके सेट टू डूज के अंदर यहाँ पे स्नैपशॉट, क्योंकि सेट टू डूज एक एम्प्टी लिस्ट है, राइट? और अगर वो एक एम्प्टी लिस्ट है तो हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे बस डेटा को पुश करने के लिए चाहिए, राइट? तो डेटा को पुश करने के लिए अगर हम यहाँ पे ज़रूरत चाहिए तो स्नैपशॉट डॉट, इसके अंदर देखो आप डॉक्स मिलने वाले आपको, डॉक्स डॉट मैप, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक अलग ही फॉर्मेट होगा। तो डॉक्स मिलने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर डॉक ले लूँ, ठीक है?
डॉक, और अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँ, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से, सॉरी डॉक को शायद हमें इस तरीके से लॉग, यहाँ पे लिखेंगे डॉक, आई गेस सो फार हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। सेव दिस, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिफ्रेश, वो यू कैन सी, अरे भाई ये तो मतलब हद ही हो गई, राइट। तो मतलब एक अलग ही फॉर्मेट निकल के आया। कोई बात नहीं, चलो अब डॉक को क्या करना है, हमें यहाँ पे जो डॉक हमें मिल रहा है उसको एज अ सेव करना है। अब एज अ सेव करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस तरीके के फॉर्मेट में सेव करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी आईडी चाहिए, सो डॉक डॉट आईडी। अब ये आईडी कौन सी होगी, तो डॉक डॉट आईडी कौन सी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो आईडी है ना, ZPNZN कुछ भी है, तो वो वाली इसकी आईडी है। उसके बाद हमें इसके अंदर का डेटा चाहिए, मतलब यहाँ पे जो डॉक डॉट डेटा है ना, हाँ सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, टू डू डॉक डॉट डेटा, उस डेटा के अंदर हमारा टू डू है, ठीक है, टू डू। उसके बाद इसका टाइम स्टैम्प, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ले लोगे तो अच्छा रहेगा, डॉक डॉट डेटा, और इस डेटा के अंदर अगेन टू डू की जगह पे हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प। ओके, तो अभी हमें डेटा तो मिल चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, एज वैल्यू हमें यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट देनी पड़ेगी ताकि इसे समझ में आ जाए कि एक एम्प्टी लिस्ट में ये स्टोर कराए उस डेटा को, ठीक है। अगर आप थोड़ा देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पे आप जो है यूज़ इफेक्ट के बाद इसे लॉग भी कर सकते हो, लॉग यहाँ पे टूडूस, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश, ओके, वो रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा भाई, ओके मुझे डेटा आपको शो करना था लेकिन पता नहीं क्यों ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। सब कुछ तो सही है, सॉरी, कम ऑन प्लीज़ रिफ्रेश। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को ओपन कर लेते हैं, ओके। तो अब ये रिफ्रेश हो चुका है, इंस्पेक्ट कंसोल, ओ यू कैन सी एरे 1। तो इस अब एरे के अंदर हमारे पास एक 0 पोजीशन के ऊपर एक डेटा है जिसके अंदर टू डू है, टाइम स्टैम्प भी है। ओके गाइस, तो अब हमें डेटा मिल चुका है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल टाइम डेटा ऐड कर लेते हैं। अभी संकेत हो चुका है, तो हेलो किसी भी तरीके का डेटा, हेलो हाय एंटर, देखो अभी हमें दो एरे में से दो वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद डेमो कुछ भी ऐड कर दो चली जाएगा, ओके ओके। तो अब हमारे पास डेटा तो आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको रेंडर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि अब हमें टू डूज के अंदर जो है हम एक लिस्ट ले रहे हैं, तो लिस्ट लेने के लिए, लिस्ट को रेंडर करने के लिए ऑब्वियसली यार हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो जो है वो वैसे के वैसे रहने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को कंट्रोल X कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमेंट, ओके कमेंट वो, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, TR को भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें टेबल रो से स्टार्ट करना है, बिकॉज हर एक की एक अलग की होती है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी चीज़ HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो टूडूज डॉट, हालांकि में ये एक ये एरे है, राइट, तो हम मैप का फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक वैल्यू हम लेंगे, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या रेंडर करना है, हमें रेंडर ये करना है TR का। सो रिटर्न क्या करने वाले, ऑब्वियसली यार मतलब HTML को रिटर्न करने वाला, राइट। सो TR, ओह सॉरी कभी कभी यार मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना हमें एक की पास आउट करनी है, और जो की होगी वो होगी हमारी टू डू डॉट ID, ओके, जो कि यूनिक होगी हर एक के लिए अलग अलग, राइट। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे TH के अंदर पहले हमें शो करना है टू डू डॉट, हमें TH के अंदर टू डू डॉट ID को शो करना है, इसके मतलब फिर से हमारी बस ID को शो करना है, ऑलराइट। उसके बाद हमें अगेन इसी को कॉपी कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट कर लेते हैं। टू डू डॉट ID के बाद हमें टू डू डॉट टू डू ओके, मतलब थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन टू डू डॉट टू डू हमें यहाँ पे शो करना है। उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद जो हमने कॉपी किया था उसको ही पेस्ट करना है। ओह सॉरी ब्रो, इट्स माय मिस्टेक एक्चुअली, कंट्रोल X
and then control V. Okay, save and let's back here. Woo. Okay, cool right. अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ अगेन तो सबसे टॉप के ऊपर हमारी पहली लिस्ट आ रही है राइट. यो कूल यार, मतलब अच्छी तरीके से तो बन चुकी है और डेटा हमारा जा भी रहा है, मतलब आ भी रहा है, सब कुछ सेट है राइट. तो फंक्शन हमने बस दो बिल्ड किया. पहले के अंदर डेटा को ऐड किया, दूसरे के अंदर डेटा को रीड किया. और ये यूज इफेक्ट फंक्शन तभी रन होता है जब आपका ऐप जेएस रन होता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली आपको रन कर देगा. ओके, तो टू डू हो चुका है. अब हमें मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमें अपडेट के ऊपर करना है और डिलीट के ऊपर काम करना है. तो डिलीट करना तो काफ़ी आसान है. यहाँ पे आप बटन के अंदर आपको इनबिल्ट ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मिल ही जाती है भाई. ठीक है, अब इस ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आपको करना ये है कि आपको एक पर्टिकुलर आईडी देख के उसको डिलीट करना है. ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ई दबाया आपने, ई डालने के बाद आपको इवेंट मिल गया राइट. इवेंट मिलने के बाद आपने क्या किया, इवेंट मिलने के बाद आपको आप गए डीबी कलेक्शन के अंदर, डीबी डॉट कलेक्शन. ठीक है, डीबी डॉट कलेक्शन के अंदर आपने उस कलेक्शन को फाइंड आउट किया, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू राइट. सो टू डूज और अभी हमें आपको डीबी भी मिल चुका है. अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी आईडी फाइंड आउट करनी है राइट. मतलब जिस पर्टिकुलर आइटम को आप डिलीट करना चाहते हो उसकी आईडी भी तो फाइंड आउट करनी है. लेकिन हमें यहाँ पे उसकी आईडी भी मिल रही है. देखो टू डू डॉट आई डी नाम से हमें आईडी भी मिल रही है. तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉक लिखना है, यहाँ पे टू डू डॉट आई डी एंड उसके बाद जहाँ पे हमने ऐड किया था ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बस डिलीट करना है. ये देखो डिलीट का बटन आ चुका है, डिलीट, दैट्स इट. अरे भाई इतना ही है राइट. हाँ भाई सच में इतना ही है. अब देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ. सॉरी, यहाँ पे आपकी आ गई. अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ. डेमो डिलीट हो गया कमाल की बात है राइट. ओके, तो डिलीट भी हो चुका है. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस करने वाली है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी है, मतलब ये जो है ये चीज़ एम्प्टी है, इनपुट ऐड टू डू कर दूँ, वो यू कैन सी एम्प्टी डेटा जा रहा है, एम्प्टी टू डू. अब इसको फिक्स करना पड़ेगा राइट. इसको फिक्स करना काफ़ी आसान है. जो आपका जो टू डू है यहाँ पे आपको लिखना है डिसेबल. अब डिसेबल कब लिखना है, जब आपका जो इनपुट है वो नल हो, नॉट इनपुट. नॉट इनपुट का मतलब जब आपका इनपुट ना हो तब हम इसको डिसेबल करेंगे. ठीक है सी. इसके साथ साथ जो है अपडेट को भी हम सेम फंक्शनलिटी देने वाले हैं. जब भी हमारा इनपुट जो है डिसेबल रहेगा, यहाँ पे देखो आप अपडेट का बटन है, डिसेबल तभी रहेगा जब ये इनपुट नहीं होगा. ऐसी. तो अगर मैं यहाँ पे संकेत यहाँ पे लिख दूँ तो ये एनेबल हो रहा है. लेकिन अगर मैं इनपुट के अंदर इंटर करूँ तो अब ये काम नहीं करेगा. इसको डिलीट कर लेते हैं. अब ये काम नहीं करेगा. लेकिन जैसे मैं संकेत का ऐड कर दूँ ये काम कर रहा है. ऑलराइट, तो अब हम अपडेट को कैसे जनरेट करने वाले हैं. अब अपडेट की फंक्शनलिटी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डिफरेंट रखी है. फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हाय देयर, और अब मैं अगर अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये संकेत की जगह पे हाय देयर को सेट कर देगा और सेट ये जो वैल्यू है वो निकल जाएगी यहाँ से. ओके, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है. तो मैं इसको कैसे बिल्ड करूँगा, बहुत ही आसान है. जैसे हमने ऑन क्लिक की फंक्शनलिटी डीबी के अंदर रखी थी, सेम फंक्शनलिटी में यहाँ पे ऑन क्लिक. और अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन एरो फंक्शन जनरेट करूँगा. इस एरो फंक्शन के अंदर सेम चीज़ डीबी डॉट कलेक्शन का डेटा फाइंड आउट करूँगा. कलेक्शन जो है हमारा टू डूज़ है. और टू डूज़ के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट के अंदर मैं लिखूँगा डॉक. तो कौन सा डॉक हमें चेंज करना है, हमारे पास आईडी तो है ही है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू डॉट आई डी. तो अब इसको चेंज करना राइट. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपडेट. तो अब अपडेट क्या क्या करना है, इसके अंदर अपडेट करना है हमारा टू डू विथ लेटेस्ट इनपुट. ठीक है, और टाइम स्टैम्प को भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो टाइम स्टैम्प को भी आप यहाँ से एडजस्ट करोगे तो भी चल जाएगा. ऑलराइट, ओके. तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प और यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं. क्योंकि टाइम स्टैम्प देखो चेंज होगा तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसको अपडेट किया था ना, ठीक है, तो कब हमने इसको एग्जैक्टली अपडेट किया था वो भी चीज़ यहाँ पे आने वाली है. उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी. जैसे आप अपडेट कर लेते हो तो आपको मर्ज करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको दिखोगे मर्ज, आई थिंक सो, MERGE, मर्ज टू ट्रू. ठीक है, मर्ज टू ट्रू, आई गेस सो फार. इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी शायद. ओके, अपडेट आप कर दोगे तो भी चल जाएगा. मैंने यहाँ पे सेट का इस्तेमाल किया था. एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मर्ज को रिमूव करके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे. ओके, सेव दिस, बैक टू आवर दिस, हाय देयर, अपडेट. वो ये वर्क हो रहा है, मतलब हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. हाय देयर अब हो चुका है.
बस हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो एंड में है, मतलब ये होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट इनपुट को, सेट इनपुट इज इक्वल टू ओके वो, एंड लेट्स बैक टू देयर, हाई देयर की जगह पे मास्टर अपडेट। ओके गाइस, चेंज हो रहा है, मतलब टू डू लिस्ट जनरेट हो चुकी है। बेसिक टू डू लिस्ट थी, इसमें इतना कुछ हाई लेवल पे तो मैंने बिल्ड नहीं किया था, लेकिन हाँ यार मज़ा बहुत आया, राइट। एक ही पेज के अंदर हमारा सारा कोड हो चुका है। बेसिकली फंक्शंस क्या जनरेट किया, अपडेट के लिए ये फंक्शन जनरेट किया, डिलीट के लिए ये फंक्शन जनरेट किया, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, लेने के लिए ये फंक्शन जनरेट किया, और उसके बाद डेटा को सेंड करने के लिए ये फंक्शन जनरेट किया, एंड देन टेबल के अंदर हमने इसको सबको रेंडर किया। ऑल राइट, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इसके बाद फायरबेस को भी मैंने मैनेज करना सीख लिया, किस तरीके से टू डूज को मैनेज करते हैं। आपको अगर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, और हाँ, अगर आपको ये रिएक्ट ऐप ये जो चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पब्लिक के अंदर index.html के अंदर जा करके यहाँ पे जो है लिख सकते हो टू डू ऐप, सेव दिस, बैक टू या टू डू ऐप। ओके, आई गेस कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये प्रोजेक्ट। अगला प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हो नीचे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।